जानकारी निकल के आई, जो जानकारी निकल के आई उसके बाद ये पता लगा कि सिर्फ 8 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। इसके बाद ये सवाल उठा कि क्या नोएडा प्राधिकरण इन फ्लैटों को बेचने की नीति में परेशानी थी या विज्ञापन के जरिए वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए या इसमें कुछ और बातें जो हमको आज इस कार्यक्रम में परिचर्चा में हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी, जोगिंदर सिंह मंच के और नोडल मंच के महासचिव आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं विनोद शर्मा जी को ये जो आज खबर ब्रेक हुई है इसके बाद एक हफ्ते का टाइम और बढ़ाया गया है, इसमें आपको क्या लगा कि प्रॉब्लम है या लोगों की प्रॉब्लम है? देखिए पहली बार ये है आपने मुझे मौका दिया है आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्कीम में LIG तक ये ड्रामे रखा गया है और बाकी को ऑप्शन में लिया गया है। जी। एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे सेक्टर 52 में LIG है, उसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए रखी गई है और उसकी वैल्यू 40 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर वहाँ के लोग मेरी बात में वो लोग कहते हैं कि हम 50 लाख में ले ले और 70 लाख में बेचे जी, तो ये व्यवहारिक कैलकुलेशन है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनकी व्यवहारिक कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहली बार नहीं हुई है। मैं बता दूं सेक्टर 52 में ये LIG के फ्लैट 4 मंजिले बने थे। जी। उस समय भी अथॉरिटी ने इनका रेट 7.5 लाख के करीब रखा था और उस समय इनको रिकैलकुलेशन कराया तो ये 5.27 में 5,27,000 में रेट आया। ये नहीं उस दौरान कई ऐसे फ्लैट थे रजत विहार वगैरह में कि जहां पर लगभग उस समय 35 लाख का डुप्लेक्स था, वो था फ्लैट HIG, जिसको हमने घटवा के 28 लाख कराया था उस समय। तो ये जो इस समय जो फाइनेंशियल विभाग की जो कैलकुलेशन है वो गलत है, क्योंकि वो अपनी उस कॉस्टिंग को बढ़ाते जाते हैं, वो डेप्रिसिएशन नहीं घटाते। और मार्केट के हिसाब से तुलना करनी चाहिए, क्योंकि सिंगल स्टोरी अगर फ्लैट हो तो 70 लाख का देखा भी जाए एक बार LIG, लेकिन जो 4 मंजिले फ्लैट हैं उनका 70 लाख का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरीके से मेरा ये मानना है कि नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना तीनों ने जो अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में किया, खासतौर पर आवासीय को, क्योंकि छोटे फ्लैट ये बनाते नहीं, बाकी फ्लैट बिल्डर बनाते हैं। लेकिन जो भी फ्लैट की स्कीम आ रही है, चाहे यमुना में आई है अभी पिछले दिनों, जिसमें एक आ गया कि 100% पेमेंट देने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप जो है जरूरतमंद के लिए फ्लैट नहीं दे रहे हैं, आप फ्लैट उनके लिए जी ठीक है, इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि नोएडा, ग्रेट नोएडा में आज के समय नोएडा, ग्रेट नोएडा ने बनाना बंद कर दिया फ्लैट। बिल्डरों के फ्लैट 40 लाख से कम के नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि वो आबादी जिसकी हैसियत नहीं है फ्लैट खरीदने की, वो कहाँ रहेगी? सरकार की ये जिम्मेदारी है। मैं इसी पॉइंट पे रोकना चाहता हूँ। मैं सरदार जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। सरदार जी, ये जो एक इशू है कि अथॉरिटी जो है अब कॉलोनाइजर बनती जा रही है, ऑक्शन करके फंड जुटाने के चक्कर में लग गई है, बजाय इसके कि कॉमन वेलफेयर इसका उद्देश्य होना चाहिए था। बिल्कुल आपका कहना 100% सही है। अभी प्राधिकरण जो सा है ये बिल्कुल बाकी जगह भी देखा जा रहा है, प्रॉपर्टी डीलर की तरह भी काम कर रहा है। किसानों से कोई जगह ले ली और बिल्डर्स को दे दी, उसके बाद कोई उसके ऊपर देखते नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नाम है या नहीं। पूरा नोएडा बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गया। इसके कारण चाहे वो बिल्डर्स हैं, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, जो कोई भी इनके नाम हैं ये उनको फॉलो नहीं करते, खुद भी अथॉरिटी, और ये बिल्डर्स के ऊपर भी चेक नहीं करते। अभी जो इन्होंने ये जो स्कीम निकाली है, इसके अंदर भी सबसे बड़ी बात, नोएडा अथॉरिटी ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है पिछले साल, जिसके अंदर ये जो कोई भी नोएडा रजिस्ट्री होगी
वो सुपर एरिया पे नहीं हाँ। होगी, एक्चुअल एरिया पे होगी। और ये इन्होंने जो ऐड निकाल दिया वो सुपर एरिया पे निकाल दिया। मतलब जी आपने जी जी। जो अपनी पॉलिसी है आप उसको भी मान नहीं रहे, नंबर वन। हाँ हाँ। और दूसरा क्या है, मोटा मोटा ये इन लोगों की सोच यही बन गई है कि पैसे किसी ढंग से कमा लो, पैसे कोई अब वेलफेयर की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। कोई आदमी ओके, अफोर्ड कर सकता है। मैं इसी पॉइंट पे राजेश बरागी जी, राजेश जी, ये जो अथॉरिटियों का जो पूरा उद्देश्य है, जहां से शुरू हुआ था और अब ये जो उद्देश्य व्यवसायिक हो गया है, और हम बार बार बातें कर रहे हैं कि 338 फ्लैट भी अथॉरिटी नहीं बेच पा रही है, तो इसमें कार्यशैली अधिकारियों की गड़बड़ है या लोगों का मन बदल गया है? जैसा कि विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत महंगे फ्लैट थे, लोग कह रहे हैं हम 50 में क्यों बेच रहे हो, हमसे 40 में ले लो। सबसे पहले आपको इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद। दरअसल मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। दरअसल इन अथॉरिटियों का जन्म जिस संकल्प के साथ हुआ, जी जी वो संकल्प है ना लाभ ना नुकसान जी के आधार पर दिल्ली की जो क्राउड है जी 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 उसको एकोमोडेशन देने का, वो चाहे औद्योगिक हो, चाहे आवासीय हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे जी जी, अपना ये संस्थागत हो। बिल्कुल सही। अब ये अथॉरिटियां पूरी तरह से व्यावसायिक हो गई हैं, लाला बन गई हैं। जी 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 और मजे की बात यह है कि केवल आवासीय की बात नहीं है, ये औद्योगिक प्लॉटों को भी ऑक्शन में बेच रहे हैं। जी जी जबकि शोर मचाया जा रहा है कि हम निवेश ला रहे हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, 12-12 देशों में अभी घूम कर आए हैं। सारे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से लेकर, मंत्रियों से लेकर, हमारे 3 अथॉरिटियों के अधिकारी सब विदेशों में घूम कर आए हैं निवेश लाने के लिए। जी। और मैं आपको बता दूं कि इनके पास देने के लिए जमीन नहीं है। अभी आप इन अथॉरिटियों से डाटा मांग लें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का तो मुझे मालूम है पक्का, उनके पास जमीन नहीं है देने के लिए, और वो निवेश की बात कर रहे हैं। लौटकर मैं फ्लैट वाली स्कीम पर आता हूँ। ये अथॉरिटियों का, इस नोएडा अथॉरिटी का दायित्व है कि ये लोगों को बसने के लिए फ्लैट, प्लॉट ऐसी जगह दे, और उसके लिए ये लेफ्ट आउट फ्लैट थे, इनके लिए इन्हें पहले आओ पहले पाओ की स्कीम निकालनी चाहिए थी। पहले भी ऐसे अथॉरिटी निकालती रही है और लाइन लगकर फ्लैट बिके हैं। दूसरी बात, जो इनकी कीमतों की बात है, जो विनोद शर्मा जी ने कहा, वो बिल्कुल सही है कि ये मार्केट से उसकी तुलना नहीं करते हैं। ये अपने घर में बैठकर या अपने ऑफिस में बैठकर उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। जी जी और उसका 12-12 साल पुराने फ्लैट हैं जिनको दीमक लग गई है, जी 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 जिनमें क्षरण हो गया है, लेकिन उसकी कीमत ये बढ़ाए जा रहे हैं। हमें विनोद शर्मा जी को याद होगा 1996 या 97 की बात थी, जब सेक्टर 35 में शिवालिक के फ्लैट लाए गए थे, और उसमें 35 लाख रुपए उसकी कीमत रखी गई थी। उसे लेने के, और HIG थे उसमें, उसको उसे लोग खरीद सकते थे, लेकिन इतना एक नंबर में पैसा देना किसी के लिए संभव नहीं था। ये भी एक वजह थी। वो फ्लैट काफी बाद तक बिकते रहे, और बिके क्या, वो कुछ प्रभावशाली लोगों को अलॉट कर दिए गए। 1 रुपए पर भी अलॉट हुए हैं, सक्सेना जी अच्छी तरह से जानते हैं। 1 रुपए में अलॉट कर दिए गए थे वो। ये अथॉरिटी की इस तरह की, मतलब ये नीति क्या कहें, इसे अनीति कहना चाहिए। अनीति कहना चाहिए। ये दिग्भ्रमित अथॉरिटियां हैं। ठीक है, मैं इसी ओपनिंग कमेंट पे महेश शर्मा जी को ला रहा हूँ, महेश सक्सेना जी को। जी जी जी, आज कुछ हो रहा है, विनोद वो बन जा रहे हैं, शर्मा जी जो है बार बार मेरा नाम गलत हो जाता है, कुछ एक नाम होने से इसकी काफी कीमत चुकानी पड़ती है मुझे। जी 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 महेश शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, फिर जी जी महेश शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि शर्मा जी नहीं है, आप महेश सक्सेना जी, मेरा सवाल ये है कि आप नोएडा लोकमंच के जरिए, ये जो नोएडा लोकमंच का जो निर्माण हुआ था, वो दरअसल
इसीलिए हुआ था कि नोएडा प्राधिकरण को सजेशन भी दे, इन पे चेक पॉइंट भी रखे उस दौर में जब ये बना था। आजकल तो मैं नहीं, मतलब मेरे को नहीं पता कि आप लोग कितना इस पे रखते हैं, लेकिन जब ये इसकी योजना बनी थी 20-25 साल पहले, तब यही था कि आप सुझाव देंगे और वो लोग करेंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये कहीं अब कुछ बदल गया है? बिल्कुल पूरी तरह से। अभी विनोद जी ने भी बताया, राजेश बैरागी जी ने बताया और हमारे भाई जोगिंदर जी ने बताया। जी जी मैं आपको बताऊं कि 1994 से जी लगातार जो भी सीए आए, कई जी। लोगों को हमने चिट्ठी लिखी कि अगर आप मानदंड देखें, एलआईजी मकान उनके लिए होता है जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं। जी 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 सरकार ने लोअर इनकम ग्रुप को किस स्टेटस में रखा है? बिल्कुल। 15 से 25,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी, जी 30,000 रुपए वाला, जी जी या 30,000 रुपए वाला मकान वाला आदमी 45,000 रुपए की किस्त दे सकता है? आखिरकार ये जो पूरा नोएडा का गठन हुआ था, ये हुआ जी। था कि हम यहाँ पर झुग्गियां आज भी बसी हुई हैं और उसका कभी कोई इंतजाम नहीं किया, जबकि हमने कई सीओ को लिख के दिया जी कि इन झुग्गी वालों को जो ये हॉरिजॉन्टली बसे हुए हैं, अगर इनको वर्टिकली 4 मंजिला में कर दें तो उसी बिल्कुल। जगह पे सेक्टर 9 के जो इलाका है वहां मार्केट में ओरिएंटल बैंक के पास 1/4 जमीन तो सारे झुग्गी वाले बस जाते और 3/4 जमीन प्राधिकरण को मिल जाती। जी जी प्राधिकरण हरदम कॉस्टिंग करता है जमीन के साथ मकानों की, जबकि जी। लोअर इनकम ग्रुप और एमआईजी ग्रुप और जो ईडब्ल्यूएस है, इनके जी जी मकानों को जहां भी देख लीजिए, चाहे 122 में बने हो, चाहे श्रमिक बस्ती कहीं बनी हो, इनकी जी। मेंटेनेंस और रिपेयरिंग तक नहीं होती। ये हाँ। प्राधिकरण की एक अजीब सी व्यावसायिकता आ गई है। लंबे चौड़े इश्तेहार देते हैं, हजारों करोड़ों की बातें करते हैं और यहाँ के लोगों को रहने को मकान नहीं, और अगर है भी तो बिल्कुल वो दोयम और तीयम दर्जे के लोग माना जाता है नागरिक। ये एक व्यवस्था है। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ करे, लेकिन कहीं अब नागरिक भी थक लिए हैं कि सुनने को बात वो सुने। अब वो जो आपने बात कही, पहले वाला दृश्य बदल गया है। आजकल राजनीतिक आका प्रथम हो गए हैं जी। और जन भावना, यहाँ के नागरिकों की बात, यहाँ के प्रेस की बात उतनी महत्वपूर्ण हाँ। शायद नहीं होती। ये लेकिन हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, मैं विनोद शर्मा जी को लाऊंगा। विनोद शर्मा जी, जो दर्द अभी महेश सक्सेना जी ने कहा, वो आपको लगता है कि क्या प्राधिकरण अब सिर्फ व्यावसायिकता पे आ गया है, उनका काम ई ऑक्शन के जरिए फंड रेजिंग रह गया है, कॉमन वेलफेयर खत्म हो गया और वो सुनते भी नहीं है किसी की, मतलब वो तो कह रहे हैं संस्थाओं की नहीं सुन रहे। नहीं, बोलना तो देखो, बोलना क्या, बोलने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, विपक्ष भी बैठा है जी 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 और सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बैठा, उन तक पहुंचती है और वो जनता के वो अधिकारी तक पहुंचाते हैं। हाँ, जब विधायक पंकज सिंह ने ये डिमांड की कि यहाँ पे लोकल बॉडी होनी चाहिए, उनकी नजरअंदाज कर दिया। फ्री होल्ड की बात हुई, उसको नजरअंदाज कर दिया। बोर्ड बैठक में देखिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, बोर्ड बैठक में फ्री होल्ड का डिसीजन हो गया और उसके बाद शासन को भेज दिया गया। बोर्ड में डिसीजन होने के बाद तो फिर वो लागू हो जाना चाहिए, लेकिन अधिकारी की मंशा है कि वो नहीं लागू करना चाहते क्योंकि इससे उनको लगता है कि उनकी स्वायत्तता खत्म होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात सक्सेना जी ने कही है, महेश जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब नोएडा का गठन हुआ था तो यहाँ सारी बॉडी हैं। जब नोएडा शुरू में बना था तो क्योंकि यहाँ मजदूर वर्ग भी रहता है, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो 2004 में जब घोटाला खुला था, भूखंड घोटाला, उसके बाद प्राधिकरण ने पॉलिसी बदली कि जब हम प्लॉट आवंटित करते हैं तो ये पकड़ लेती है पब्लिक। इससे अच्छा है 2007-8 में इन्होंने बिल्डरों के हवाले कर दी सारी जमीन, और बिल्डरों को जो जमीन बांटी बंदर बांट हुआ तो उसमें ईडब्ल्यूएस एलआईजी का तो बिल्डरों की स्कीम में भी शामिल नहीं है और प्राधिकरण ने बनाना बंद कर दिया। और एक सिंबॉलिक, जैसे मैं बताऊं, सिंबॉलिक कांशीराम योजना लाई गई, उसमें सारे जिला प्रशासन के जो ड्राइवर है वो सबको 2 नंबर में वो सारे फ्लैट दिए गए। मैं मतलब बाकायदा कैमरे पे बोल रहा हूँ कि कांशीराम योजना में किसी को भी सिस्टमैटिक तरीके से फ्लैट नहीं मिले, नहीं दी गई। और समाजवादी योजना लाई गई झुग्गी वालों के लिए, तो ये सिंबॉलिक थी। इसका असर यह हुआ कि आज के समय में ये जो लोग जरूरतमंद थे, जिनको फ्लैट की जरूरत थी,
या ईडब्ल्यूएस वाले थे, एलआईजी वाले थे, जिनकी हैसियत से ज्यादा था, वो बजाय वहां के वो हिंडन किनारे चले गए। और हिंडन में आज इतना बड़ा कॉलोनाइजर्स वहां फायदा उठा रहे हैं और पूरी नदी को नष्ट कर दिया। और ये इसके लिए जिम्मेदार है नोएडा प्राधिकरण, ग्रेट नोएडा प्राधिकरण, क्योंकि जब अपनी नीतियां ये रामचरितमानस की आज बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसमें एक जगह लिखा है कि राजा को कैसा होना चाहिए। राजा बादल से, समुद्र से, जैसे बादल की नीति होनी चाहिए, समुद्र से वो जल लेता है लेकिन बरसाता सब जगह है। तो प्राधिकरण को सबका ध्यान रखना चाहिए था। तो इन्होंने 2008 के बाद क्या गरीब नहीं रहते नोएडा में? उसके बाद उन्होंने ईडब्ल्यूएस मकान बनाने क्यों बंद किए? एलआईजी मकान बनाने बंद क्यों किए? ये वाला झगड़ा फरीदाबाद में क्यों नहीं है? ये गाजियाबाद में क्यों नहीं है? ये नोएडा, ग्रेट नोएडा में क्यों है? क्योंकि यहाँ वेलफेयर का कोई स्थान खत्म हो गया। अगर बिल्डर के लिए भी आप स्कीम लाए थे तो बिल्डर के लिए भी जो ग्रुप हाउसिंग में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो सर्वेंट हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्या उनको घर की आवश्यकता नहीं है? ये सारा का सारा बर्डन गांव के ऊपर आ गया है। गांव की आबादी बेतरतीब बढ़ रही है, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, उसी का फायदा कंट्रोल ये उठा रहे। अच्छा, जो पावर में आता है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करता है। उदाहरण सरफाबाद गांव है, सरफाबाद गांव के पास कॉलोनाइजरों ने बाकायदा किसान से सीधे जमीन ली, फ्लैट बनाई, गढ़ी चौखंडी के पास फ्लैट बनाए, और सारे के सारे वो आज की डेट में अथॉरिटी वहां हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि वो फ्लैट अथॉरिटी से बेहतर बनाए उन्होंने और बिल्डरों से बेहतर बनाए। अब लोग बिल्डर से, जिन्होंने बिल्डर से ली जमीन, जोगिंदर जी बैठे हैं, जिन्होंने बिल्डर से जमीन ली, अथॉरिटी वाले बिल्डर से, वो फंसे हुए हैं, और जिन्होंने उस कॉलोनाइजर से फ्लैट लिए वो सही है। देखो, यही है नो आइडिया। नहीं, मैं इस पे रोकूंगा। जोगिंदर सिंह जी, ये जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला विनोद शर्मा जी ने कि नोएडा प्राधिकरण की जो नीति है उसका दुष्परिणाम ये है कि गांव के अंदर लोगों ने खुद कॉलोनाइजर बन के फ्लैट बना दिए हैं, जिसमें भले ही शर्मा जी ये कह रहे हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन मैं उनको मानता हूं कि उसमें सुविधा कोई नहीं है। ना वहां सीवर की सुविधा है, ना वहां कोई आपको ग्राउंड मिलेगा, ना कोई चीज मिलेगी। लेकिन इससे काला बाजारी बढ़ गई। गांव के या हिंडन डूब क्षेत्र के एरिया में प्लॉटिंग हो रही है, और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अथॉरिटी जो अपना चीज ला रही है वो इतना महंगा ला रही है, जो अव्यवहारिक है, जिसमें हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि उसे कोई ले पाएगा। इसलिए अथॉरिटी के प्लॉट नहीं बिक रहे हैं, फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, और गांव में अवैध फ्लैट खड़े हो रहे हैं। जनाब, दो तरह की बातें हैं इसमें। एक तो भाई साहब ने अभी जो हिंडन किनारे की बात की, और दूसरा गांव की बात की। गांव की जो लाल डोरे की जमीन है, बड़ा एरिया है, उसके अंदर ये जो जितने भी गांव के एरिया में बनी है, इसको भी अब नोएडा प्राधिकरण इनको भी बोलता है कि ये अनऑथराइज है। क्योंकि ये एक पहले जो पंचायत एक्ट था उसके अंदर बनी हुई थी, वो पंचायतें जब खत्म हो गई तो उसके अंदर ये एक बार इन्हें अप्रूवल दे दी, वो उसको खारिज भी कर दिया। अब इनकी रजिस्ट्रियां भी हो रही हैं, इनको बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन प्राधिकरण ने कह दिया ये अवैध है। दूसरे हिंडन वाला एरिया जो सा वो तो अवैध है ही है, लेकिन ये बनते कैसे हैं, बनते क्यों हैं, इसके ऊपर आंखें मूंदी ली जाती हैं। नोएडा प्राधिकरण ने अभी ये जो स्कीम निकाली है, इस स्कीम के अंदर भी नोएडा प्राधिकरण ने अपनी नीति को तलांजलि दे दी, जो इन्होंने सुपर एरिया पे इसके फ्लैट निकाल दिए। ये इन फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं होगी नोएडा प्राधिकरण के, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा। जब नोएडा प्राधिकरण अपनी नीति को ही लागू नहीं कर रहा, उसके खिलाफ जा रहा है, तो कैसे बेचेगा? और लोग हो सकता है इसलिए भी नहीं आए हों इन फ्लैट्स को खरीदने के लिए। और दूसरा, मोटा मोटा इनके रेट भी बहुत ज्यादा हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। नहीं, आपको लगता है कि रेट, प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो रेट को बाजार से टैली नहीं करते या अपने हिसाब से लगा रहे हैं, उसमें भी ई ऑक्शन जैसी चीज दे रहे हैं? नहीं, बेसिकली ये मैं बताऊं, ये जो तरीका है अभी इन्होंने निकाला है, इलेक्शन पास में आने वाले हैं, अभी ये कहलवाया जाएगा कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं इनसे कहलवाया जाएगा कि इनके रेट कम किया जाए, फिर बिकेंगे ये। ओके, ठीक है। मैं राजेश बैरागी जी, राजेश जी, ये बड़ा एक दुखद स्थिति है कि प्राधिकरण फ्लैट निकाल भी रहा है, 12-12 साल पुराने फ्लैट हैं ये, उनको बेचने की कोशिश कर रहा है, वो भी कमर्शियल प्राइस पे, और उसके बाद भी ई ऑक्शन जैसी चीजें हैं। मतलब मैं देख रहा था कि 1.75 का जो 1,75,00,000 का जो डुप्लेक्स है, अगर उस पर लीज रेंट भी लगा दिया जाएगा तो 1.95 का तो वो वैसे ही हो गया। उसमें भी आपकी उम्मीद है कि वो जो है ऑक्शन पे जाए।
कोई आदमी उसको ज्यादा पहले, तो ये जो रहने के लिए घर की व्यवसायिकता है, इस पर आपको क्या लगता है? मुझे आंसू जी, मैं आपको बताऊं, जी। दो बातें मैं बताऊंगा कि ये एकीकृत औद्योगिक शहर बसाने की बात हुई थी, हाँ। जो 1976 का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट है, जी जी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट जो है, उसमें बात हुई थी कि एकीकृत औद्योगिक शहर बसाया जाएगा, जी। और इसका नाम है न्यू ओखला हाँ। औद्योगिक विकास प्राधिकरण। जी जी। न्यू ओखला इसलिए रखा गया कि ये ओखला पहले औद्योगिक, आवाज बंद हो गई शायद। एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए, मुझसे गलती से दब गई है। राजेश जी, अपना आवाज अनम्यूट कर लीजिए, मेरे से गलती से आपका अनम्यूट हो गया। तो पहुंची नहीं, हाँ अब हो गया। हाँ जी। हाँ, फिर बंद हो गया। अब हो गई। हाँ अब ठीक है। ये एकीकृत औद्योगिक शहर बसाने की बात हुई थी, जिसमें वहां यहाँ उद्योग लगेंगे, उनमें उनके मालिकों के लिए, उनके मैनेजरों के लिए, उनके श्रमिकों के लिए यहाँ जी। मकान होंगे, उनके लिए दुकानें बनाई जाएंगी, उनके लिए पढ़ने के स्कूल बनेंगे, संस्थान बनेंगे, उनके जी। ऑफिस के लिए भी जगह दी जाएगी। और उद्योग कौन से लगेंगे कि जो इसके सराउंडिंग फरीदाबाद, गुड़गांव और ओखला में जो फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए बिल्कुल। एंसिलरीज लगाई जाएंगी यहाँ पर। शुरू में ये बात हुई थी। हाँ हाँ। ये 1995 आते आते प्राधिकरण अपनी इस नीति से पूरी तरह पलट गया। उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को प्लॉट देने शुरू कर दिए, एकड़ों में, हेक्टेयरों में प्लॉट देने शुरू कर दिए। वो एंसिलरीज जो सेक्टर 9-10 में हमें दिखाई देती है, जहां पर एक 54 मीटर के शेड में 10-10 लोग काम करके रोजगार प्राप्त करते थे, और दूसरी कंपनी के लिए एक बाई प्रोडक्ट, मतलब उस तरह सर्विस के इंडस्ट्री, छोटे प्रोडक्ट बनाते। सर्विस जी इंडस्ट्री। जी। सर्विस इंडस्ट्री जो थी, वो इन्होंने खत्म कर दी। हाँ हाँ। पूरे नोएडा में एक जगह आपको नहीं मिलेगी, पूरा नोएडा बस गया है, और हाँ। एक जगह नहीं मिलेगी जहां पर आपको बिल्डिंग मटेरियल की दुकान मिल जाए ऑथराइज। हाँ। अनऑथराइज तो चल ही रहा है, ऑथराइज एक दुकान नहीं मिलेगी। तो इन्होंने पहले छोटी फैक्ट्रियां खत्म की, फिर इन्होंने श्रमिकों और आम आदमी के रहने के फ्लैट प्लॉट सब खत्म कर दिए हैं। अब ये पूरी तरह से व्यवसायिक प्रॉपर्टी डीलर जैसे होता है कि उसका जो माल बिक रहा होता है वो उसे बेचता है। उसका मतलब इससे नहीं है कि उसको किसी को एकोमोडेशन देना है। 18 की वो दुकान है जो 45 लाख रुपए किराए पे खरीद लिए है 11 महीने के लिए, किसी ने, दुकानदार ने 45 लाख रुपए किराए पे, जी मतलब 2,95,000 जी जी महीना, और 11 महीने का एडवांस और जी 3 महीने की सिक्योरिटी, 45 लाख बैठती है 11 महीने बाद खाली कर। जी 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 जी। तो आप सोचिए कि उसे दूसरी कोई बात, चाय वाला तो चलाएगा अभी नहीं। मैं अभी मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एक अफसर से बात कर रहा था 2 दिन पहले। उसने मुझे बताया कि ये जो ई ऑक्शन का जो तरीका अपनाया है इन्होंने, चाहे फ्लैटों में, चाहे प्लॉटों में, चाहे इंडस्ट्री में, हाँ। इससे एक नई समस्या आने वाली है कि मौजूदा अफसर रहेंगे नहीं, वो तो ट्रांसफर हो जाएंगे। और अब तो अथॉरिटी में जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है और संविदा पर जो लोगों से काम ले रहे हैं, तो अब अथॉरिटी रही नहीं है। अथॉरिटी तो एक क्या खेल का मैदान बन चुका है, उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अथॉरिटियों पर इनकम टैक्स का एक बड़ा डंडा आने वाला है, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस की इनकी पॉलिसी खत्म हो गई है। सही, बिल्कुल सही जब बात। नो प्रॉफिट नो लॉस खत्म हो गया है, तो अब इन्हें इनकम टैक्स पूछेगा कि जब आप इनकम कर रहे हैं तो इनकम टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। और हजारों करोड़ रुपए इन अथॉरिटियों पर इसका डेप्ट निकलने वाला है। आप ये नोट करके रखें मेरी बात। जी जी जी। तो इन सब चीजों से मुझे तो ये लगता है कि कुछ दिन में ये अथॉरिटियां जितनी मजबूत मानी जाती थी, और जितनी ये दिल्ली के भार को कम करने के लिए इन अथॉरिटियों का निर्माण हुआ था, ये अथॉरिटियां कोलैप्स कर जाएंगी, जो इनकी मौजूदा नीति है।
उसका तो सोल्यूशन आज के बजट में आ गया है कि नगर निगम और अथॉरिटी अपने अब बुला सकती हैं, बाजार में अपना आईपीओ ला सकती हैं, तो ये उससे खेल लेंगे। लेकिन हमारा जो सवाल है वो बेसिकली ये है कि जो आपने बात कही कि ये ई ऑक्शन कर रहे हैं, उससे ये इनकम जनरेट कर रहे हैं कॉमन मैन के वेलफेयर की जगह, और यही वजह है कि इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो अब फेल हो रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गया है। जैसा कि विनोद शर्मा जी बता रहे थे, विनोद शर्मा जी आप भी कह रहे थे कि अगर 45 लाख रुपए किसी को 11 महीने के लिए एक 7 स्क्वायर मीटर का कियोस्क, खोखा जिसे कहते हैं, लेने के लिए देना पड़े, तो वो आदमी छोटा तो नहीं होगा। भले वो नोएडा के सेक्टर 18 में है, हो सकता है उसको वहां पे इनकम ज्यादा हो, लेकिन ये सोच के कि जिसमें वहीं ऐसा भी है कि सेक्टर 12 में एक 9 मीटर की दुकान थी, अथॉरिटी ने 1 करोड़ में बेची, उसके ठीक सामने 1000 रुपए महीने का वेंडर बैठा दिया। ये भी है बिल्कुल। और वेंडरों की स्थिति ये हो गई कि इनकी दुकान पता नहीं लोग कैसे ले रहे हैं, वेंडर बन जाएं और 1000 रुपए महीने में बैठ जाए कहीं भी प्राइम लोकेशन पे। नहीं, वेंडर भी एक अलग मुद्दा है। मैं एक दिन अभी बात कर रहा था, ये श्याम गुप्ता है, कारण है क्योंकि उससे अतिक्रमण कर रहा है। सारे नक्सली आ गए, मैं बता रहा हूँ, नक्सली आ गए हैं यहाँ पे, शहर में नक्सली आ गए, और यहाँ से अलग अलग तरह जो जामताड़ा वाले आ रहे हैं ना आजकल, वो वसूली जो कर रहे हैं, तो यहीं बैठे इनमें वेंडर पर नहीं हुए, साइबर क्राइम जो हो रहा है। तो बिल्कुल अब नहीं बैठे। जी, अब मैं इस बात के लिए, मतलब एक हम लोग तो बात कर रहे हैं, हालांकि हमारी सुनेगी अथॉरिटी या नहीं सुनेगी उसका तो गारंटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं कि इसका समाधान क्या है। क्या अथॉरिटी ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि अब तो जो अथॉरिटी का काम रहेगा इन्वेस्टमेंट लाने का रहेगा, क्या हम इतने लाख करोड़, तो क्या ये आगे आएगा इस मामले पर भी, या कुछ कोई समाधान है इसके लिए? लोग कैसे इसको अथॉरिटी को वापस लाएं अपनी सुविधा के लिए? बिल्कुल 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 है। जी बताइए। मेरा ये मानना है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों पर कोई ई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। ये सरकार को या तो अपनी नीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी आदमी। एक मिनट करेक्ट कर रहा हूँ, ये जो स्कीम थी इसमें भी जो है ईडब्ल्यूएस पे ऑप्शन नहीं था ऑप्शन, हाँ नहीं था, लेकिन उसकी प्राइस जो रखी गई थी वो बियॉन्ड पेएबल है। ईडब्ल्यूएस या एलआईजी मकान में रहने वाला आदमी वो किस्त नहीं दे सकता, वो पेमेंट नहीं दे सकता। 70 लाख रुपए देकर के कोई उसमें एलआईजी नहीं रह सकता। तो हमारा ये कहना है कि इस पे नहीं तो कोर्स पड़ेगा। जनता के साथ परेशानी है, कितने ऑर्डर कोर्ट से लाए, कोर्ट का भी मूड किस करवट बैठेगा बहुत निश्चित नहीं होता है। और हम अपनी सरकार, अपने प्राधिकरण के और अपने ही शहर में बार बार लड़ाइयां लड़े प्राधिकरण के खिलाफ, ये भी कहीं चुभता है क्यों। लेकिन इस पर नीति बनानी पड़ेगी, इनको नीति बनानी पड़ेगी। और अगर यहां से एक सर्वे करवाया जाए तो पाया जाएगा कि नोएडा के जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी लोग हैं वो आज भी यहां रह रहे हैं, उनके पास अपना मकान नहीं है और कोई छत नहीं है। ये संभव नहीं है कि आप बड़े बड़े 500-500 मीटर के प्लॉट बेच करके दिल्ली के कैलाश कॉलोनी और वहां रहने वाले लोगों को यहां फ्लैट बेचें। नोएडा के निवासियों की जरूरत को पूरा करना पड़ेगा, जिन्होंने अपने जीवन के 38 साल यहां दिए हैं और यहां की धरती के लिए अपना काम किया है। ओके, मैं लेकिन इसमें आपकी जैसे नोएडा लोग एक बात कर रहा हूं मैं कि ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, तो ईडब्ल्यूएस की परिभाषा समझ लीजिए। सबसे पहले राइट टू एजुकेशन, 56,040 रुपए जिसकी साल की आमदनी है वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता है। अब सोचिए कि नोएडा में एक भी आदमी अगर ऐसा मिल जाए 56,040 रुपए साल की आमदनी वाला, तो क्या वो नोएडा में एक भी आदमी आरटीई का अधिकारी है? तो मेरा हिसाब तो ये, मेरी मांग ये है कि पहले तो गरीबी की रेखा कोई ऊपर कर दो, ताकि वास्तविक लोग में जेन्युइन लोग जो है उनको उसका लाभ मिले। तो ये क्या मतलब हुआ कि आप 56,000 की आमदनी वाले ही जाएंगे, अगर 60,000 वाला आ गया तो उसके बच्चे को बाहर निकाल देंगे स्कूल से। ये आवास में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई कितने आमदनी वाले को ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मानेंगे। भाई कम से कम 10 लाख तो होना चाहिए ईडब्ल्यूएस वाला,
जी जी जी, 8 लाख तो है ही अभी भी, जी। जो आपका ये आरक्षण में जो आपको पात्रता मिलती है। नहीं कह रहे हैं आप? फिर चाहिए इतनी। ये जी। तो सरकार के एंड पे, अथॉरिटी मुझे लगता है इसमें बच जाएगी। समाधान अथॉरिटी के ऊपर है कि अथॉरिटी को इस तरीके से कहा जाए कि भाई आप अपने जो ओवर प्राइस पे आप फ्लैट बेचना चाह रहे हैं, इसको कम करिए। देखो, अथॉरिटी को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए सब्सिडी घोषित करनी पड़ेगी, करनी वो पड़ेगी। बिल्डर के जरिए हो। अगर बिल्डर के फ्लैट है वहां भी सब्सिडी घोषित करनी पड़ेगी, सरकार सीधे दे, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार दे। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं है, जो कि लागू होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होगी तो कुछ तो पैसा आएगा यहाँ उनके लिए भी, लेकिन वो यहाँ लागू होने नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये लागू हो गई तो हमें बाकी भी ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो मैं अब इसी पॉइंट पे सरदार जोगेंद्र सिंह जी को ला रहा हूँ। जोगेंद्र सिंह जी, ये जो अभी विनोद शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर ना प्रधानमंत्री आवास योजना है लागू हो पाती है, ना जो अथॉरिटी है उनका जो विजन है वो इस बात को लेके है ही नहीं कि किसी मध्यम वर्गीय या आम आदमी के लिए कुछ फ्लैट देना है। उनका विजन है कि हम इसको ई ऑक्शन करके जितना महंगा हो सके पैसा कमा लें। इसको आप जैसे लोग जो समाज सेवी हैं या संगठन से जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आवाज कैसे उठाएंगे या कुछ करेंगे, या बस जो हो रहा है राम भरोसे हो ही रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया था सर अभी अभी क्या होने जा रहा है। अभी मैंने 1 मिनट पहले बोला था, ये जो प्राधिकरण भी होते हैं या जो कुछ भी होते हैं, इनको जो चलाते हैं बेसिकली बहुत सारी पॉलिसीज होती है जो छुपी भी होती हैं, कुछ सामने आती हैं। प्राधिकरण बेसिकली आज की डेट में पूरा प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। ये अपनी पॉलिसी पे नहीं है, अपने नोटिफिकेशन पे नहीं है। जो अभी पिछले साल ही 2022 में के नोटिफिकेशन आए, ये उन पे भी खड़े नहीं है, और ये सिर्फ आई वॉश हो रहा है। दूसरा, किसी भी हालत में ये आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम नहीं कर रहे। थोड़े से गिनती के फ्लैट आए हैं, 300 कुछ फ्लैट। ये फ्लैट बेसिकली एक, मैंने बोला आने वाला जो साल के जो इलेक्शन है अगले साल में 2024 में, उसके लिए ये कुछ दिन के बाद स्कीम निकाली जाएगी। हमारे प्रतिनिधि आए, कुछ लोग आए, इन्होंने रेट कम कर दिए। आप हम लोग कुछ भी चलाते रहे, कुछ नहीं करेंगे। ये बस इसी चीज पे आया और कुछ नहीं आया। मैं इसी समाधान के लिए अब राजेश बैरागी जी को लाना चाहूंगा। बहुत देर से वो सुन रहे हैं और उनके अंदर भर रहा है कि मेरे पास समाधान है, मुझसे पूछ नहीं रहे। राजेश जी, पूरे 3 मिनट आपके लिए। नहीं, दरअसल प्राधिकरण को वापस अपनी उस नीति पर जाना पड़ेगा जिसके लिए उसका गठन हुआ। उसका गठन हुआ है कि वो सभी लोगों को यहाँ पर रहने की सुविधा देगा। रहने की सुविधा के लिए बोली नहीं लगाई जा सकती। उसके लिए पात्र लोगों के लिए सही कीमत में, जो उचित कीमत हो, उस पर मकान मिले, प्लॉट मिले, उन्हें उद्योग लगाने के लिए जगह मिले, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये अथॉरिटियां आजकल, सबसे पहले तो इनका पहले ये ऑटोनॉमस थी, अभी ये ऑटोनॉमस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये किसके बस में है ये भी पता नहीं है कि ये सरकार के बस में है, किसी एक अधिकारी के बस में है, कौन इनका माई बाप है, अब इनका कुछ पता नहीं है। ये अंदर खाने इतने बड़े बड़े, इनके बजट जो हैं वो किसी स्टेट, कई स्टेटों के बजट से ज्यादा रहते हैं। आप अगर देखेंगे तो कई हमारे देश के छोटे स्टेट ऐसे हैं जिनके पूरे राज्य के बजट से ज्यादा एक अथॉरिटी का बजट है। और अब बात लाखों की नहीं हो रही है, अब बात करोड़ों की भी नहीं हो रही है, अब बात हो रही है 1000 करोड़, लाखों करोड़ की, जब भी लाखों करोड़ की। और उसमें आम आदमी उस फोकस में कहीं है ही नहीं। इनकी दृष्टि ऊपर हो गई है। जैसे अभी विनोद शर्मा जी ने कहा कि गरीब की लेवल ही बदलना पड़ेगा, इन्होंने पहले बदल दिया है। अब इनकी नजर में कोई गरीब है ही नहीं। यहाँ सब नोएडा में जो अभी बता रहे थे कि 45 लाख रुपए किराए की दुकान दी गई है, मैं क्षमा सहित कहना चाहता हूँ, क्या उसमें ड्रग बेची जाएगी या उसमें हीरे का व्यवहार होगा? तभी इतने पैसे निकल सकते हैं।
कोई चाय समोसा बेचकर तो 2.25 लाख रुपए किराया देगा नहीं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जैसे गमलों में गोभी उग गई थी और उसके जो है वो करोड़ों रुपए के ITR बन गई थी। कोई तो ड्रामा इस तरह का चल ही रहा है। कौन से लोग हैं वो किस ग्रह से आएंगे जिम्मेदार कौन है जो ऑक्शन में फ्लैटों को खरीदें? सरकार है। मैं 1 मिनट सवाल कर रहा हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है, इसकी जिम्मेदार हमारी नोएडा अल्टीमेट तो सरकार ही होती है। नहीं, हम ही हैं। हमारी आवाज ना उठना ही सारी ये सब कुछ हो रहा है। इसके लिए सरकार हमारे द्वारा ही चुनी गई, हमारे द्वारा ही बनाई गई सरकार नहीं है। अभी ये बहुत ही दुख भरी बात थी जो कही जा रही है कि चुनाव के टाइम में उन लोगों के द्वारा ये कम घोषित कर दिया जाएगा। ये कोई अच्छी स्थिति थोड़ी है। नहीं, लेकिन जी जी, लेकिन हम सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। स्थिति यही हमारी कमजोरी सबकी सामूहिक। नोएडा पहले रहा है, यहाँ की प्रेस और यहाँ की जनता एकजुट होकर के लड़ी है और हर बात में सफलता मिली है। नहीं, मेरा सवाल ये है, आज स्थिति ये है कि सरकार के पास भी अधिकारी नहीं है। जैसा कि राजेश बैरागी जी ने कहा कि बहुत सारे लोग संविदा पे हैं। हालत तो यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास CEO भी एक ही है और उन्हीं CEO के पास मेट्रो का काम है और उन्हीं CEO के पास नया नोएडा जो बनना है, इधर आपका जो बनने जा रहा है, उसका भी काम है। तो फिर विजन या तो ज्वाइंट इसको पूरा एक कर दिया जाए और यहाँ पर विजन नीचे लाया जाए। मैं विनोद शर्मा जी, आप पूछ रहा हूँ। नहीं, बात बिल्कुल सही आपने कहा है कि नोएडा की जो पॉलिसी, जैसे राजेश जी ने कहा, उसको दोबारा लौटना पड़ेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शुरू में जब नोएडा बना था तो EWS, LIG और HIG, MIG, ये 4 कैटेगरी के जो फ्लैट बने थे उनके लिए HPTA की स्कीम थी, यानी हायर परचेज फाइनेंस एग्रीमेंट। जी हाँ। और HPTA में क्या था कि आपको 10 साल तक किस्तें देनी है, हर महीने किस्तें देनी है। तो आदमी को मतलब अगर उसकी सैलरी 500 रुपए है तो उसको 50 रुपए महीने की, 100 रुपए महीने की किस्त थी। तो अगर ऐसी थी, समझते हैं आय के आधार पर आप किस्तें तय करें, फ्लैट की लागत तय करें, अगर उससे ज्यादा कीमत आपकी पड़ रही है तो सब्सिडी दें। कुल मिला के समाधान ये है जी, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा, कोई भी हो। अगर आप LIG कैटेगरी के हिसाब से उसकी आय मापते हैं, उस आय का आप हर महीने की जो 10% किस्त मान के चलिए तो किस्त देगा और उतनी आप 10 साल की, 15 साल की उसकी किस्तें बनाइए और उसके आधार पर आप जो है उसकी कीमत तय करें। अगर उससे ज्यादा है तो आप सरकार उसको सब्सिडी दे, ये मेरा मानना है। और दूसरा सुझाव ये है कि जितने बिल्डरों को फ्लैट दिए जा रहे हैं, मतलब जमीन दी जा रही है, उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए EWS, LIG का। उसकी कॉस्टिंग कम करके उनको दी जानी चाहिए। जोगदर जी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि हर एक आदमी की हैसियत नहीं है कि वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का फ्लैट खरीदेगा। उसकी तय होने चाहिए। और तीसरी बात, क्यों नहीं फरीदाबाद से और नोएडा के बीच में बिल्डरों की पॉलिसी पर तुलना की जाती? वहां पे ऐसे विवाद क्यों नहीं है? वहां पे छोटी क्लास के लिए भी सब कुछ है और बड़ी क्लास के लिए भी सब कुछ है। ना वहां किसान आंदोलन करते और ना वहां पे बिल्डर बायर की समस्या है। ऐसा क्यों? इस पे वहां तो आर जोन घोषित किया गया है। हाँ, जो भी तो कह रहे हैं। और जी हाँ, आर जोन घोषित किया गया है और उसमें बिल्डर को किसान से सीधे जमीन खरीदना, उसका परमिशन देगी सरकार। ये तो वहाँ एक पॉलिसी अलग है। हरियाणा में ये पॉलिसी है। राजेश जी 1 मिनट, मैं इसमें आपको थोड़ा अपडेट कर दूं। ये पॉलिसी उत्तर प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट हो गई है। मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी अब जो सेज बनते थे हमारे, वो प्राइवेट लोग बना सकते हैं। उनके पास मिनिमम 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए और वो डेवलप करेंगे। वो तो बहुत दिनों से बना रहे हैं। रिलायंस वाले को सबसे पहले बझेड़ा में जो आंदोलन हुआ है वो प्राइवेट सेज ही था। नहीं, वो तो टापू हो जाएंगे कुछ दिन बाद। जी जी, लेकिन ये कुछ नहीं। समस्या इसमें यह है कि इसमें फिर से आम आदमी का जो रिहाइश का या जो लिविंग का एजेंडा है वो मिसिंग होता जा रहा है। अब जो जितना ये उत्तर प्रदेश, मुझे एक बात बताइए आशु जी, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ। इस शहर में जितने भी मकान हैं रहने वालों के, मैं फैक्ट्रियों की बात छोड़ देता हूँ, जितने भी मकान हैं उन सभी में काम वाली आती हैं, मेड जिसको बोलते हैं।
तो अगर एक मेड 4 घरों में 5 घरों में काम कर रही हो तो उस संख्या को हम 5 से भाग दे देंगे, लेकिन लगभग 2 लाख मेड इस शहर में काम कर रही हैं, उनके रहने की व्यवस्था क्या की गई है? और उसके बाद फिर हम आरोप लगाते हैं कि ये जो है अतिक्रमण कर लिया। वो कहाँ रहेंगे? सुबह सुबह आकाश से थोड़ी उतर जाएंगे वो आकर। ये जो अव्यावहारिकता है कि हम उस क्लास को देख ही नहीं रहे हैं जो अति आवश्यक बन गई है, चाहे फैक्ट्रियों का मजदूर है, चाहे घरों में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग आखिर कहाँ रहेंगे? क्या वो 50 लाख का फ्लैट ले सकते हैं? वो तो 50 लाख के फ्लैट का सपना भी नहीं देख सकते हैं। जनाब, पिछले हफ्ते की बात है, मैं नोएडा प्राधिकरण में गया था कि अधिकारी से इसी विषय पे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि यार, मैं उसका अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने स्कीम के लिए बोला कि ये लेफ्ट आउट फ्लैट्स हैं। ये स्कीम जिस जमाने में आई थी उस जमाने में आई थी, तो जो नाम्स पे आई थी। आज ये फ्लैट उस स्कीम के बचे हुए फ्लैट है, इसलिए उस स्कीम के अंतर्गत नहीं है। अब तो इसमें हमने पैसा ही कमाना है। ये प्राधिकरण का बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी नहीं, जिसको हम अधिकारी बोलते हैं। एक तो होता है जिसको बोलते हैं क्लर्क हो गया, किसी और चीज हो, मैं अधिकारी, बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूँ, ये उनके शब्द। लेकिन इसमें नुकसान तो हम ही लोगों का है। हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास आवाज नहीं उठ रही है। तो जो संस्थाएं हैं, चाहे वो नोएडा लोकमंच में, सीधा सक्सेना जी पे इल्जाम लगा रहा हूँ भाई, सक्सेना कि हमारी ही सरकार है, हम उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे या कितने आंदोलन करेंगे उससे, तो ये तो नुकसान तो हो रहा है ना। कुछ तो आपको करना पड़ेगा। महेश सक्सेना जी उस युग के नेता हैं, नेता ही कहूंगा। वो चाहे संयोग से हमारे बीच में राजनीतिक व्यक्ति नहीं है आज कोई। नेता केवल राजनीतिक ही नहीं होते हैं, नेता वो होता है जो नेतृत्व देता है। आप उस समय के नेता हैं जब यहाँ नीरा यादव के खिलाफ पूरा समाज सो गया था, तब ये लोग यहाँ से जाकर और उन्होंने मुलायम सिंह को घेर लिया था दिल्ली में। उसको 3000 पेज का इन्होंने एक पुलिंदा सौंपा था उसके खिलाफ शिकायतों का, और आज नीरा यादव कई परिदृश्य में नहीं है जी। इस शहर में ऐसे लोगों के नेतृत्व में बड़े आंदोलन चलाए हैं। धरती खाली नहीं है वीरों से। ये अलग बात है कि समय चल रहा है। नहीं राजेश, यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा, उस समय जो हमें पत्रकारों से सहयोग मिलता था जी, अब उसमें कमी आई है। किसी को इंगित नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में वो एका नहीं हुआ। जब हम प्राधिकरण में जब बैठ के धरना देते थे तो 30-40 प्रेस वाले भाई वहां आते थे, बहुत सारे लोग आते थे। लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, पूरे शहर की लड़ाई, ग्रामीण का भी साथ चाहिए और संस्थाओं का भी साथ चाहिए और पत्रकारिता का भी सहयोग चाहिए। मजबूत संस्था, उम्र 74 साल हो गई, जज्बा कम नहीं है। जैसा भी मैंने कहा, इसकी जगह हमको ये शायद सुपर नहीं हो सकता है, हमारे सेवा करने शहर की सुंदरता इस नोट पर लोगों को क्लोज करना पड़ेगा कि हमारी तो जो आवाज बंद होने का कारण है, लेकिन अथॉरिटी का जो विजन है वो भी अब कॉमन वेलफेयर फंड रेजिंग हो गया है, और इसलिए अव्यवहारिक फ्लैट की स्कीम लाई जा रही है, प्लॉट की स्कीम लाई जा रही है, और हो सकता है भविष्य में ऐसा ही हो। लेकिन सबको प्रशासन तक पहुंचाने का हमारा रहेगा। हम कितने सफल हो पाएंगे इसमें वो एक अलग बात है, और प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश सबमिट कराने से काम नहीं चलेगा। आपको आम लोगों की जगह इस
राधे।